पर पीरियड कोई जो वित्त विभाग का परिपत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कारण से इसमें आरक्षण संभव नहीं है। भर्तियां इस बार संविदा पर इस तरीके से संविदा पर ली जाती है। बहुत सारी भर्तियां पहले भी ली गई थी, उसमें लगातार वो क्रम चलता रहता है, उनको हटाया नहीं जाता और फिर बाद में अस्थायी की मांग भी वो लोग करते हैं। तो उस संदर्भ में फिर ST SC के आरक्षण पर कुठाराघात होता है और उनकी सीटें इन पदों से भरी हुई होती है। इसलिए उनको मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खंड 2 में आपने बताया कि वित्त विभाग में परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो क्या ये SC ST वर्ग के हितों के खिलाफ नहीं है? क्या ये सरकार उक्त परिपत्र में संशोधन करने अब एक मिनट, संविदा का रिजर्वेशन का प्रश्न अलग है, ये गेस्ट फैकल्टी का रिजर्वेशन का, दो चीजों में कंफ्यूज कर रहे हैं आप माननीय मंत्री। माननीय कटारिया जी, विद्या संबल योजना जो स्थायी पोस्ट है और जो खाली है उन पर ही लगाए जाने का प्रावधान है और आपने 4/10/22 को एक आदेश निकाला था कि आपको 4 तारीख तक, फिर 17/10 को इसमें अमेंडमेंट करके आपने इसको 7/11 तक एप्लीकेशन देने का आधार दे दिया और उसके आधार पर बच्चों ने एप्लीकेशन दे दी। वो कितनी बड़ी संख्या में कहाँ आई थी और उसको आपने 14 तारीख को इसको स्थगित किया। तो 14/11 को स्थगित, अभी अपन फरवरी में आ गए हैं, 4 महीने तक इसके ऊपर निर्णय नहीं करना, एक तो स्थगित किस कारण से किया और इसके कारण से कितने प्रार्थना पत्र लोगों का आए हुए आज की तारीख में वेटिंग में पड़े हुए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी माननीय सदस्य जो बामनवास से आ रही हैं उन्होंने आरक्षण की मांग की, ऐसे अनेक लोगों ने इसमें आरक्षण की मांग की और सभी लोगों ने कहा इसमें आरक्षण रखा जाए। तो हमने DOP और वित्त विभाग से इसके संबंध में वित्त विभाग से राय लेने के लिए पत्रावली को भेज दिया कि इस संबंध में, फिर वो परिपत्र भी जो जारी हुआ है उसको हमने देखा। तो अब इस संबंध में अतिशीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि विद्या संबल योजना के माध्यम से रिक्त पदों को भर लें। जहाँ तक आपने मेरा पूछने का विषय, हाँ, जहाँ तक आपने बामनवास में 300 पदों की रिक्तियां हैं और कुल आवेदन 2606 आए हैं और राजस्थान का यदि आप पूछें तो इसमें करीब करीब ये समझो कि 10,94,233 आवेदन पत्र आए हैं। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय पहला था जो माननीय सदस्य ने पूछा, क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के आधार पर विद्यालयों में अध्यापक लगाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया? यदि हाँ तो उसको निरस्त करने के क्या कारण है? मैंने यही पूछा कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की, एक आपने की थी 4/10 को और एक की थी 17/10 को, उसमें आपने एक टाइम टेबल दिया था, इस टाइम टेबल में आपको अप्लाई करना है, इसमें हमारी स्क्रूटनी होगी, इसमें हमारी जांच होगी, स्क्रूटनी हो गई, पदों के ऊपर एप्लीकेशन आ गया। मैंने पूछा था कितनी आई थी, इसमें केवल बामनवास नहीं पूछा है, सारी गेस्ट फैकल्टी का पूछा है और उसको आपने 14/11 के दिन निरस्त कर दिया। तो तब से लेकर आप 4 महीने हो गए, इन पोस्टों के ऊपर पढ़ाई की व्यवस्था क्या हो रही है? मैंने ये नहीं कहा है कि इसको निरस्त कर दिया है, ये स्थगित किया गया है। स्थगित करने का कारण ये रहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने कहा इसमें आरक्षण होना चाहिए, फिर वित्त विभाग से ये राय ली गई कि भी इसमें आरक्षण, उन्होंने कहा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और लिखित में अभी तक राय हमारे पास आई नहीं है, आते ही हम इसको विद्या संबल योजना को लागू कर देंगे। और जहाँ पर अध्यापकों की कमी है वहाँ कार्य व्यवस्था कई जगह हमने अध्यापकों की नियुक्तियाँ की है। अध्यक्ष जी आप ही प्रोटेक्ट करिए। माननीय मंत्री जी, विद्या संबल योजना इसलिए लागू की करने की सरकार की मंशा में समझ पाया हूँ कि जहाँ स्कूल में पोस्टें खाली है वहाँ टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था करने के लिए करना था। रिजर्वेशन का इशू इसलिए आया इसमें कि जब आपने एप्लीकेशन इनवाइट की तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो गए। एक जगह पर आपने ये नहीं लिखा कि स्कूल होगा तो हर बच्चे ने एक ने 5-5, 10-10 जगह कर दिया तो संख्या आपकी 10 लाख हो गई। तो जो पर्पस था कि जो खाली पड़े हुए हैं उनको हम भर के पढ़ाई कराए, वो काम तो डिफीट हो गया। इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न और माननीय कटारिया जी के प्रश्न का उत्तर सरकार को एड्रेस करना चाहिए
कि आप यदि सरकार विद्या संबल में गेस्ट फैकल्टी करना चाहते हो तो फिर गेस्ट फैकल्टी का अधिकार स्कूल को दे दो, वो अपने आप कर लेंगे और व्यवस्था कर लेंगे उसमें। और यदि संविदा में करना चाहते हो जैसा सरकार बाद में भर्ती में उनको देती है तो फिर आरक्षण का जो लाभ है उसके संबंध में नियम बना के करना चाहिए। लेकिन साल भर तक विद्या संबल और ये नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस प्रश्न के माध्यम से खाली आपके नोटिस में ये रहे कि हम कैसे तीव्र गति से इसका निर्णय करें जिससे अध्यापकों की व्यवस्था हो सके। हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे ही छोड़कर प्राचार्य को ये अधिकार दे देंगे कि उनके पास जो प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर वो मतलब गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनको रख लें। और मैं इस संबंध में वित्त विभाग से बातचीत करके शीघ्र इसको लागू कर दूंगा। फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर वो जो ST/SC के बच्चे रहेंगे तो आपको फिर क्लियर कर रखना पड़ेगा कि किसी स्कूल में 10 वैकेंसी है किसी स्कूल में तो ST/SC के रोस्टर के अनुसार प्राथमिकता देगी तो उनका भी पूरा हो जाएगा, इनका भी पूरा हो जाएगा। तो दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो फिर ये झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बारे में पूरा स्पष्ट डायरेक्शन देंगे तो रास्ता निकलेगा। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सर आप। प्रश्न संख्या 3 अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का नंबर 1। जी हाँ, माननीय विधायक महोदय द्वारा अपने पत्र दिनांक 9/3/22 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को उक्त कार्य की अभिशंसा की गई। इस अभिशंसा के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर ने 16/3/22 को नगर निगम जयपुर को कार्य की तकनीकी रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र लिख दिया। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जिला परिषद के सीओ ने सीओ नगर निगम को पत्र लिख दिया। तकनीकी रिपोर्ट भिजवाने के लिए पत्र लिखा। इस संबंध में नगर निगम के द्वारा 12/4/22 को तकनीकी रिपोर्ट और भू स्वामित्व की रिपोर्ट जिला परिषद कार्यालय को प्रेषित कर दी गई। इसके पश्चात नगर निगम के द्वारा 16/5/22 को तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई। 16/5 जारी कर दी गई। जिला परिषद के द्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 18/5/22 को एवं वित्तीय स्वीकृति 19/9/22 को जारी की गई। ये ज़रूर 4 महीने के डिले के बाद जारी की गई है। वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई। प्रश्न का संख्या 2। जी नहीं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से उक्त कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्यकारी एजेंसी जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत में 16/1/23 को निविदाएं जारी कर दी गई। 5 महीने बाद कर दी गई। उस जिसे खोलने हेतु 30/1/23 को 23 नियत है। निविदा खोलने के उपरांत यथासंभव कार्य शीघ्र करवा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्वीकृति जारी हुई सितंबर में और ये प्रश्न लगने के बाद 16/1 को उसकी निविदा जारी की गई। यानी 5 महीने तक वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद और ये इस प्रकार से, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये बताइए। देखा जाए तो नवंबर का महीना, ये सितंबर का महीना था। सितंबर, 19/9/22 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अब 19/9/22 के बाद में ये टेंडर हुआ है आपका 16/1/23 को, तो आप इसको 4 महीने गिन रहे हैं। पर आप ये भी देखिए कि उन दिनों में त्योहारों का सीजन था, दशहरा था, क्या था? दिवाली था। साहब ये कोई जवाब है? यानी आप ये देखिए कि मेला फाइट नहीं, बस सुने, गलत बात है, बोल रहे हैं आप कटे हो रहे हैं। ये क्या तरीका है, ये गलत बात। एक बात 5 महीने तक। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, जो असल कारण रहा कि वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद क्षेत्र के निवासियों के द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने उस पर विस्तृत रूप से जांच की और जांच के बाद में उन्होंने 27/2
22 को नगर निगम को ये पत्र लिखा। उसमें ये लिखा उन्होंने कि उक्त कार्य को करवाने के बाद भी जल भराव की समस्या से निजात पाना संभव नहीं हो सकेगा। 4 महीने तक आप मेरी बात सुन लीजिए, 4 महीने तक बराबर वो जांच करते रहे और जांच करने के बाद में बारिश के टाइम पर भी देखा तो उन्होंने कहा कि ये काम करवाने के बाद में भी जो है जल भराव रहेगा। लेकिन उसके बाद आपके द्वारा मौखिक रूप से निवेदन किया गया, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी किया गया और नगर निगम को भी किया गया। तो आपके कहने के उपरांत फिर ये जो है जाकर के 16/1/23 को जो है ये निकली है। तो मुख्य कारण इसका ये रहा कि एक तो दिवाली, दशहरा वगैरह 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 इस तरीके के कई त्योहार थे और इन त्योहारों के बाद में फिर ये एक झगड़ा और पैदा हो गया था कि लोग कई आपके क्षेत्र के कई नागरिकों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया उसमें जांच बिठाई गई, सब कुछ किया गया। उन्होंने रिपोर्ट आपके एडवर्स उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन उसके बाद में भी आपने मौखिक रूप से निवेदन करने के बाद भी ये काम चालू किया गया। तो इसमें कोई किसी प्रकार की डिले नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम का काम है कलवट डालने का, बॉक्स डालने का। इसमें जेडीए कहां से आ गया? नंबर 1। दूसरा, यदि नगर निगम को ये फिजिबल नहीं लगा तो उन्होंने तकनीकी स्वीकृति क्यों जारी की? तकनीकी स्वीकृति जारी करने का मतलब ये था कि ये काम फिजिबल है और ये होना चाहिए। मेलाफाइडली, मैं आपको ये फिर बता रहा हूं, इसको मेलाफाइडली रोका गया 5 महीने और वहां ये कहा गया एक एएन के द्वारा वहां के नागरिकों को कितना ही जोर लगा लो, कितना ही पैसा दे लो, मैं इस काम को किसी हालत में नहीं होने दूंगा। तो मैं आपके अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे नकारा और निकम्मे एएन को बर्खास्त करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आप अगर लिखित में ये दे देंगे कि साहब इस तरीके से कोई जेईएन की गलतियां हुई है, मैं बता रहा हूं आपको, उसकी मैं जांच करवा लूंगा। आप ये देख रहे हैं 5 महीने वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं। माने शराब साहब सीनियर आदमी हो, मैं प्रश्न, मंत्री खड़े और आप खड़े हो जाते हैं, आप उत्तर तो सुनने नहीं चाहते, अपनी बात को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये गलत बात है। आप सुनो से अपनी बात सुन पा रहे हो। तकलीफ है महोदय, आप ये न समझे कि साहब ये आपका क्षेत्र है, इस वजह से आपके क्षेत्र में तो 87 काम जो रोड्स के हुए हैं जिन पर 70 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अदर वर्ष जो लेते हैं आप, चाहे पार्क का लेवें, बिजली का लेवें, फुटपाथ का लेवें, ये लेवें वो लेवें, वो 195 काम हुए जिन पे 95 करोड़ रुपया खर्च, 195 पे 95 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और 15 प्रोजेक्ट आपके यहाँ चल रहे हैं जो कि 1142 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1308। आप ये पार्शलिटी का आरोप मत लगाइए। 1308 करोड़ रुपया एक अकेले मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न श्री गुलाबचंद प्लीज, अगला प्रश्न गुलाबचंद कटारिया। प्रश्न संख्या 4। खंड 1 जी नहीं, खंड 2 जी हाँ। भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वर्ष 2021 अनुसार वर्ष 2019 के सापेक्ष जालौर जिले में 32.46 वर्ग किलोमीटर तथा करौली में 26.16 वर्ग किलोमीटर वनावरण कम हुआ है। जी हाँ। खंड 3 जी हाँ। गत 3 वर्षों में वृक्षारोपण हेतु विभिन्न योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा गया है। गत 5 वर्षों में वृक्षारोपण कार्यों में आवंटित व व्यय राशि का विवरण एवं जिलेवार वनावरण में वृद्धि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए एवं बी पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहले में कहा जी नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये आपने देखी है? देखिए, अगर ये देखी है तो मैंने इसको गूगल पे निकाला है। उस समय राजस्थान का फॉरेस्ट एरिया था 16,655 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर और उसमें
जो है वो 4.87 जो है वो परसेंटेज है। और अभी आपने जो मुझे उत्तर दिया, थोड़ा सा आप भी उसको देखना और डिपार्टमेंट को भी दिखाना। आपने मुझे कहा है कि 14 ज़िले ऐसे हैं जिसमें फॉरेस्ट एरिया घटा है। मैंने इसको एक एक को नोट किया और आपका उत्तर भी बिल्कुल इससे मैच खा रहा है कि जिस ज़िले में आपका ये जो कम हुआ है, जालोर में -32 स्क्वायर किलोमीटर आपने माना। इसी तरह से आपने करौली में भी माना -26, और ये भी माना कि 14 ज़िले में फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है इस रिपोर्ट के तहत, और ये सारा मिला करके 106.78 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। और आपका जो 19 ज़िले में जो बड़ा है वो बड़ा है 132.23 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। इन दोनों को बाकी निकालने के बाद 26 मतलब वर्ग किलोमीटर एरिया आपका फॉरेस्ट का बड़ा है। तो जब आपके पास एरिया, टोटल एरिया जो गूगल पे निकला है वो 16,655 है, तो ये जो 26 किलोमीटर का जो एरिया बड़ा है ये 0.9 से भी कम है कि नहीं है, ये बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा, आपने अभी एक फिगर हमको इसमें दिया है कि आपने इन 5 वर्षों में कितना पैसा खर्च किया है। इस पर आपको कुल आवंटित राशि हुई थी 1342 करोड़ रुपया 5 साल में, और आपने 1226 खर्च कर दिया। और उसके बाद भी आपका 0.9 स्क्वायर वर्ग मतलब किलोमीटर एरिया बड़ा है। ये 0.9 सही है कि नहीं है? इतना पैसा खर्च करने के बाद भी राजस्थान में इस रिपोर्ट के आधार पर फॉरेस्ट एरिया नहीं बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्र के संपूर्ण भूभाग पर 1/3 वन आच्छादित होना चाहिए, परंतु राजस्थान प्रदेश की विषम जलवायु एवं मृदा लक्षणों के कारण राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अंतर्गत 20% हरियाली का लक्ष्य रखा गया। अब आप करें, भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2005 के अनुसार 15,850 वर्ग किलोमीटर था, और 2000 की इसकी रिपोर्ट के अनुसार 16,655 वर्ग किलोमीटर ये वनावरण हुआ, जो कि 15 वर्षों में 804.96 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 5.07% है। अब वर्ष 2005 के सापेक्ष वर्ष 21 में भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट अनुसार वनावरण में जिलेवार तुलनात्मक वृद्धि और कमी है। उसके आंकड़े भी मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूँ। जिलेवार लंबी सूची है। और दूसरा, राजस्थान राज्य वन नीति 2020 की जो है उसकी भी कॉपी आप चाहें तो दे सकता हूँ। तो ये राजस्थान प्रदेश में 14 जिलों में 19 की तुलना में हरियाली कम हुई है, तथा जालोर जिले में 32 और करौली में 26। ये भारतीय वन संरक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019-21 में उपलब्ध अनुसूचित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट तथा अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर वनावरण के आंकड़ों की तुलना पर है। एक जो फॉरेस्ट एरिया, ये जो सर्वे है उसमें फॉरेस्ट एरिया भी है और नॉन फॉरेस्ट एरिया भी, जिस नॉन फॉरेस्ट एरिया में वन है वो भी उसमें शामिल है। ये जो कमी हुई है ये वन क्षेत्र से बाहर हुई है। वन क्षेत्र जो है रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट है हमारा, उसमें कमी नहीं है, जिसका तुलनात्मक विवरण भी की सूची भी मेरे पास है, जो आप अगर चाहें तो मैं पढ़कर सुन, लंबी सूची है। और जालोर जिले की जहाँ तक बात है तो जालोर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 10,640 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन भूमि 511 वर्ग किलोमीटर। जालोर जिले में 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में हरियाली कहीं नहीं घटी। वन क्षेत्र की बात कर, वन क्षेत्र से बाहर है वो भी इस जो सर्वे में है वो भी क्षेत्र शामिल किया गया है। और निवेदन करूं,
जालोर जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर जैसे बबूल है, वहाँ बबूल की बहुत झाड़ियाँ हैं और वो भी सर्वे में हरियाली में शामिल आ गई पहले। और बबूल की झाड़ियाँ हैं उनको काट करके वो पंचायतें हैं कोयला वो बेचती, उससे वो वापस जो सर्वे हुआ उसमें वो हरियाली नहीं है, इस वजह से इसमें कमी आई है, मतलब ऐसा मानना है। और करौली जिले में हरियाली कम होने के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, पर मौका स्थिति में वन में हरित आच्छादन की स्थिति में कहीं कमी नहीं आई, फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। और कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल राजस्थान के 18/1/23 द्वारा महानिदेशक भारतीय वन संरक्षण देहरादून को जालोर एवं करौली जिले के वनावरण में नकारात्मक वृद्धि के संबंध में आंकड़ों के पुनः परीक्षण हेतु लिखा जा चुका है। तभी ये किस प्रकार से वो दोबारा से सर्वे करें जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि ये कमी है वो किस कारण से हुई, फॉरेस्ट के बाद से भी हुई तो किस कारण से, उसका कारण क्या रहा, इसलिए उनको लिखा जा चुका है। और तीसरा, आपने प्लांटेशन के बारे में कहा पैसा खर्च हुआ, तो जो पैसा खर्च हुआ उसकी आपको उपलब्ध करा दी गई है सूची आपको, तो उसमें फॉरेस्ट एरिया में कहीं कमी नहीं हुई है। मेरा खास करके ये फॉरेस्ट जुबार हुआ है और ख़ास करके ये जो बबूल के पेड़ हैं इनकी समस्या, ये जो विलायती बबूल ये बहुत ही खराब है, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है और इससे भूमि नष्ट हो रही है। फॉरेस्ट वाले भी इसको नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट के पास तो इतना पैसा नहीं कि वो सारे फॉरेस्ट में इतने लगे उनको निकाल कर दूसरी, क्योंकि दूसरी भी वनस्पति लगानी पड़ी। लेकिन प्राइवेट में जो ज़मीन है उनमें वो काश्तकार लोग हैं उसको निकाल रहे हैं, उनकी ज़मीन नष्ट हो रही है, इसलिए पंचायतों के उनको इजाज़त दे दी, उस वजह से हो रहा है। और जहाँ तक वनों और बीड़ों के वनों का सुधार करने से वनों की गुणवत्ता और घनत्व में सुधार हुआ है, उसके बारे में आपको तो मैं आपको अलग से बता दूं। ये वनों की जहाँ तक है, वन एक तो सघन वन, एक घने वन, एक खुले वन। तो सघन वन है उसमें 2019 में 72 वर्ग किलोमीटर और 21 में हुआ 74 किलोमीटर, तो 2 की वृद्धि हुई। और घने वन है उसमें 3931 वर्ग किलोमीटर और 19 में, और 21 में हुई है 3999, इस प्रकार 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। खुले वन है उसमें 2019 में 8279। मंत्री जी बी ब्रीफ, वो तो बहुत जनरल डिस्कशन, बहुत लिमिटेड जो प्रश्न है उसी का जवाब देने बाद तो डिटेल हो जाएगा। मोटे रूप में जो कमी आई है वो वन क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है, क्यों सर्वे के अंदर बाहर का क्षेत्र भी उसमें शामिल आता है, जो आप भू सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो शामिल होने की वजह से ये स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 की आई है वो 15 वर्ष की है। 2006 में जो हमारा एरिया था जिस पर ये फॉरेस्ट था, वो एरिया था आपका 4.86% टोटल जो आपका एरिया था। 15 साल के बाद आपके इतने सब प्रयत्न करने के बाद केवल 0.9% फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है और उस पर आपके 1200 से अधिक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 1% भी नहीं, 0.9% ही एरिया बढ़ा है। तो ये आपके विभाग की तस्वीर को जनता के बीच में रख रहा है। कृपा करके इस ऑथेंटिक कागज को देखने के बाद डिपार्टमेंट से पूछताछ तो करो कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये आप 0.9 की कह रहे हो, वो मैंने कहा वन क्षेत्र से बाहर है। फॉरेस्ट लैंड जो रिकॉर्डेड हमारा फॉरेस्ट है उससे बाहर है, वो शामिल तो करने से केवल 0.9 आ रहा है। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने अपने मैंने आपको आप दूसरे ढंग से लेके आए, मैं डिटेल डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन में, इतना डिटेल नहीं हो पाएगा। आप दूसरे ढंग से लेके आएंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती साफिया जुबैर। प्रश्न संख्या 5। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 ग्राम
ढाडोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर में सरकार के नाम दर्ज चरागाह भूमि खसरा नंबर 327 रकबा 8.28 हेक्टेयर में से रकबा 6.44 हेक्टेयर, खसरा नंबर 328 रकबा नंबर 1.28 हेक्टेयर, पूर्ण किता 2 रकबा 7.72 हेक्टेयर का नामांतरण संख्या 380 दिनांक 30/6/2020 से भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह राजपूत शाकिन दे खातेदार व खसरा नंबर 310 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नंबर 311 रकबा 0.32 हेक्टेयर, खसरा नंबर 312 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 313 रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 314 रकबा 2.82 हेक्टेयर, किता 5 रकबा 4.72 हेक्टेयर का नामांतरण संख्या 381 दिनांक 1/7/20 से नादान सिंह जगदीश सिंह पिता हरी सिंह, संजू सिंह सतीश सिंह पिता शैतान सिंह, रघुवीर सिंह रतन सिंह पिता भंवर सिंह, देवेंद्र सिंह गजराज सिंह पिता विजय सिंह जाति राजपूत शाकिन दे खातेदार के नाम नामांतरण खोले गए। उक्त ग्राम डाडोली में यूआईटी अलवर की भूमि का व्यक्तिगत नाम से नामांतरण नहीं खोला गया। खंड 2 जी हाँ, ग्राम डाडोली में नामांतरण संख्या 380 व 381 को खोले जाने वाले संबंधित पटवारी श्री नारायण लाल चौधरी एवं नामांतरण जांच करने वाले संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक श्री ओमकार सिंह सैनी के विरुद्ध CCA 17 नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं उक्त नामांतरणों को स्वीकृत करने वाले संबंधित नायब तहसीलदार श्री घमंडी राम मीणा को राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 15/7/22 निलंबित कर दिया गया तथा CCA नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहूंगी ये जमीन कब आवंटन हुई और इन खसरे नंबरों का इंतकाल किसी समिति द्वारा आवंटन करने पर या किसी न्यायालय द्वारा निर्णय के आधार पर किया गया, यह स्पष्ट करें। अगर किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय पे खोला गया है तो किस किस न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किए गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये जमीन आवंटन नहीं हुई, ये जमीन उपखंड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय 20/7/2018 को कोर्ट का फैसला हुआ, उसके आधार पे 30/6/20 को ये नामांतरण खोला गया। ये उपखंड अधिकारी के कोर्ट से हुआ और जब ये संज्ञान में आया तो हमने यहाँ T रविकांत जी जो सीनियर अधिकारी है उनकी कमेटी बनाई और उन्होंने जो रिकमेंड की उसके आधार पे हमने सस्पेंड भी किए और कोर्ट का आदेश था, इसमें हमने आगे की कोर्ट में अपील भी की और ये 20/7/18 को कोर्ट का आदेश हुआ, आवंटन नहीं हुआ, कोर्ट का फैसला था। क्या स्थानीय ग्राम पंचायत को भी इसमें पार्टी बनाया गया था? यदि हाँ तो तत्कालीन ग्राम पंचायत ने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की? और सरकार द्वारा इसमें एक सीनियर IAS के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, तो उस जांच में अभी तक क्या क्या रिपोर्टें सरकार को पेश करी गई हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जांच कमेटी गठित की उन्होंने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, आप चाहे तो मैं पढ़ के सुना दूं। बाकी उसके जो कमेटी के जो रिकमेंडेशन आई उसको समस्त कलेक्टर को भी दिया और स्पेशल जिला कलेक्टर अलवर को भी किया और उसमें अपील की गई। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के विवेक पर क्वेश्चन नहीं लगाया, हालांकि उन्होंने उसमें गलती मानी, संबंधित अधिकारी की गलती भी मानी, लेकिन जो कोर्ट के खिलाफ कोर्ट का कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है तो उसकी हमारे अधिकारियों को ये पहले भी निर्णय दे रखा है, हमने दोबारा रिमाइंडर दिया उसको अपील में जाना चाहिए। उन्होंने बिना अपील गए और ग्राम पंचायत में नहीं, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन होता है सीधा तहसीलदार के पास जाता है तो वो ग्राम पंचायत में नहीं जाता। इसी के आधार पे उन्होंने जल्दबाजी करके खोला, तो हमें जैसे ही ध्यान में संज्ञान में आया हमने कमेटी गठित की। कमेटी का निर्णय जो था हमने ऑनलाइन तहसीलें भी कर दी, ये भी एक रिकमेंड था जिसमें 392 में 380 हमारी तहसीलें ऑनलाइन होगी और संबंधित सभी कलेक्टरों को इसके लिए हमने निर्देशित भी किया, रेवेन्यू बोर्ड को भी निर्देशित किया और सबकी चीटियाँ हैं लगा रखी हमने। चाहे तो मैं आपका आदेश हो तो कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट है जो हनुमान सर जी आप क्या चाहते हैं? डिटेल नहीं, आप व्हाट डू यू वांट? अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूँ कि ये चारागाह जमीन अलॉट हो जाती है तो बेचारी हमारी गाय कहाँ चरने जाएंगी? ये पूरे राजस्थान का मसला है।
पे क्वेश्चन नहीं लगाया, हालांकि उन्होंने उसमें गलत अधिकारी को अपील में जाना चाहिए, नो अपील लेनी चाहिए, इन्होंने नहीं किया तो ये गलती की है। ये कमेटी नहीं माना, इसमें हमने दोनों नामांतरण निरस्त करने की कार्रवाई भी अपील कर दी और इसकी पूरा जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी निर्णय करने का अपील कर दी, उसको निर्णय को रिजेक्ट करने की भी। दोनों जगह हमने अपील हमारे अधिकारियों के थ्रू करवा दी और संबंधित जो दोषी पाया गया उनको 16 सीसी की नोटिस दे दिया, जो बहुत खतरनाक स्थिति में है, और उनको सस्पेंड भी कर दिया। अगला प्रश्न रामलाल। प्रश्न संख्या 6। महोदय, विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कमलेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, केरवास, रीछड़ी महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, दीपेश्वर महादेव, सीता माता, झरनी एवं कामाता आदि स्थानों को पर्यटन हेतु विकसित करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार भविष्य में इन प्रसिद्ध स्थानों को विकसित करने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, बजट की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न पब्बाराम। प्रश्न संख्या 7। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र फलोदी में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक आगजनी की कुल 82 घटनाएं हुई। 69 पीड़ित परिवारों को आर्थिक हानि होने पर कुल सहायता राशि 6,64,000 रुपये का भुगतान किया गया, इसका नामावर विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 उक्त विधानसभा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में आर्थिक सहायता देने के लिए वर्तमान में 13 प्रकरण लंबित है। नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने पर शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिनांक 10/10/22 को जारी नॉर्म्स के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है। लंबित प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। आगजनी की घटना घटित होने पर नजदीकी के फायर स्टेशन से अग्निशमन वाहन भिजवाया जाता है। वर्तमान में भाप उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुल 82 ऐसी आगजनी की घटना थी, उसमें से 13 बकाया है और 69 में इन्होंने पेमेंट कर दिया। परंतु आप इनके नुकसान का जायजा और उसके बाद में मुआवजा की राशि ये देखेंगे तो पाएंगे कि नुकसान का आकलन हुआ है 89,05,150 और मुआवजा राशि 6,64,000, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान मुआवजा राशि मिली है। आपने कहा कि राशि बढ़ा दी गई है, परंतु राशि इतनी पर्याप्त होनी चाहिए तो कम से कम वो परिवार
वापस सरवाइव कर सके, आगे बढ़ सके और अपनी जीवन यापन कर सके। अगर मान लो कम है तो राज्य की तरफ से भी कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल, उपखंड कार्यालय बाप जो 35 किलोमीटर फलोदी से दूर पड़ता है और फलोदी के चारों तरफ एक ही अग्निशमन सेवा है। वो लोहावट में भी वो जाती है, आऊ में भी वो जाती है, देचू में भी वो जाती है, परंतु बाप क्षेत्र इतना दूर दूर तक फैला हुआ है, यानी कि मोडिया नोखड़ा जो 100 किलोमीटर दूर है बाप से, और आपके रोहिणा मुंगड़ी वो 100 किलोमीटर दूर है, आपके रोड़ा बडला वो 100 किलोमीटर दूर है, और नोख जो आता है जैसलमेर का वो भी यहाँ पर आता है, यहाँ से अग्निशमन सेवा ले जाता है। यानी कि इतनी दूर तक वो फलोदी वाली सेवा प्रश्न पूछे, तब तक तो सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा ही आपसे निवेदन है कि आप बाप को एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवा दें, ये मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो राशि जो दी जाती है आदान अनुदान की एसडीआर और एनडीआरएफ नियमों के अनुसार दी जाती है। जहाँ तक अग्निशमन की बात है, हमने 19 और 20 में 200 अग्निशमन की घोषणा की थी। हमारे विभाग की तरफ से ये राशि सारी स्वायत्त विभाग को दे दी गई है, जिसमें 126 अग्निशमन खरीद लिए गए हैं और 74 अभी और खरीदने हैं। जहाँ तक भाप की बात है, इसका सिस्टम ये होता है कि वहाँ का ड्राइवर और तेल का रख रखाव जो संस्था देती है, वहाँ अग्निशमन की घोषणा की जाती है। अगर भाप में ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की ये सुविधा देंगे तो आने वाले समय में वो भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समिति अथवा पंचायत से ये आपको लिखवा के दे दूंगा। हो गई बात, आप उपलब्ध करवा दीजिए। आपने कोई कर देंगे। अगला प्रश्न आप करेंगे तो हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे उसमें। अमृतलाल मीणा। अच्छा एक मिनट कटे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया है कि 10-10-22 को कुछ नॉर्म्स बदले हैं और उस बदले हुए नॉर्म्स के अनुसार कुछ राशि बढ़ाई है। ये जो पेमेंट आपने किया है ना, लगभग 90 लाख का नुकसान हुआ और 6 लाख का पेमेंट हुआ, तो लगभग 15% है, मतलब 15वां हिस्सा है। तो क्या ये पेमेंट 10-10-22 का बढ़ा हुआ पेमेंट किया गया है या पुराने पेमेंट पे किया है? अध्यक्ष महोदय, जो भी आगजनी की घटना 10-10-22 के बाद हुई है, वो तो नए के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और उससे जो पहले की आगजनी हुई है वो पहले के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अगला प्रश्न अमृतलाल मीणा। प्रश्न संख्या 8। खंड 1। जी हाँ, प्रदेश में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में किसान ऑब्लिक खेतिहर मजदूर अंग भंग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018 माह जनवरी 2018 से माह नवंबर 2018 तक
कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर अनाज के 56 एवं कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर फल सब्जी के 3 सहित कुल 59 किसानों को रुपये 114.20 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 2 विधानसभा क्षेत्र के सलूम्बर सराड़ा सेमारी जयसमंद व झल्लारा तहसीलों में वर्ष 2018 माह जनवरी 2018 से माह नवंबर 2018 तक कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर अनाज में कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त आवेदनों में से 21 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं 6 प्रकरण निरस्त किए गए। उक्त अवधि का कोई आवेदन वर्तमान में लंबित नहीं है। तहसील सलम्बर सराड़ा सेमारी जयसमंद व झल्लारा क्षेत्र के राजीव गांधी कृषक सहायता योजना का कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर फल सब्जी में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। वह विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। 3 योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार हेतु राज्य के मंडी प्रांगणों में योजना के होर्डिंग लगाए जाते हैं। कृषि विभाग के मेले प्रदर्शनियों अभियानों में योजना के पंपलेट वितरित किए जाते हैं। मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रमों तथा इनाम बैठकों में योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है। योजना का सरलीकरण करने, योजना को किसानों की पहुंच में करने तथा योजना के व्यापक व पारदर्शी बनाने हेतु राज्य किसान पोर्टल पर योजना की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन से सहायता राशि के भुगतान तक को ऑनलाइन कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, क्या सरकार फसल की पिलाई के दौरान किसान की मृत्यु होने पर मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? ये प्रश्न घायल का पूछा, आप दूसरे पे आ गए। हाँ, माननीय सदस्य, अगला प्रश्न श्रीमती चंद्रकांता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पाटन से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 निदेशक प्रशिक्षण एवं निदेशक आरसीवीटी के पद 1/9/2020 एवं दिनांक 28/9/2020 से रिक्त हैं। जी हां, विभाग द्वारा इन पदों को विभागीय पदोन्नति से भरे जाने का विचार रखता है। इस हेतु निदेशक प्रशिक्षण एवं निदेशक आरसीवीटी के पद वर्ष 2020-2021 की डीपीसी के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग पद के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाए जा चुके हैं। पत्र दिनांक 17 जनवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को पुनः भेजा जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी कि निर्देशक प्रशिक्षण एवं निर्देशक आरवीईटी के पदों पर कार्यरत रहे अधिकारियों के कार्यकाल सहित सूची प्रस्तुत करें, क्योंकि जवाब जो मुझे मिला है ये सभी को पता है कि 2009 से ये पद रिक्त चल रहे हैं। बिल्कुल प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, क्या राजस्व लोक सेवा आयोग को
पदोन्नति कार्मिक विभाग के परिपत्र कार्मिक का 2 विभाग के पत्रांक 4.72 कार्मिक /2/19 जयपुर दिनांक 24 20 के अनुसार प्रपत्र में तैयार करवाने के उपरांत प्रेषित किए हैं? यदि हाँ तो प्रति प्रस्तुत करें। माननीय प्रश्न पूछ रहे हैं कि सब अलग प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, जवाब लेना है, प्रस्तुत लेना आपको? जो आंसर आपने दिया उसी में से बनाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डीपीसी को लेकर प्रश्न है। 2020 के बाद में 29/6/2021 में डीपीसी हुई। उस समय में कोई भी निदेशक नहीं बन सके क्योंकि किसी की सीनियरिटी नहीं थी। उसके बाद में 8 अप्रैल 2000 28/9/2022 का आरपीएससी से आदेश हुआ। 27 को जो हमारे निदेशक बनने के लिए अधिकारी थे, उन्होंने अपने प्रमोशन को लेकर कुछ आपत्तियां जताई। उस वजह से उस एक पोस्ट को छोड़कर बाकी 5 पोस्टों के ऊपर उपनिदेशक और सहायक निदेशक की डीपीसी हो गई और उनकी खुद की आपत्ति के ऊपर फिर से विभागीय जांच हुई। विभागीय जांच का प्रस्ताव वापस आकर 17 गई और उनकी खुद की आपत्ति के ऊपर फिर से विभागीय जांच हुई। विभागीय जांच का प्रस्ताव वापस आकर 17 जनवरी 2023 को नए रूप से आरपीएस रूप से आरपीएस You